दोस्तों नमस्कार। मैं राजनारायण बहोरे आज फिर हाजिर हूँ। हम लोग 90 दशक की हिंदी कहानी और उपन्यासों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं अपने विचार, अपने कुछ आलेख, कुछ किताबों पर आपके साथ साझा कर रहा हूँ और अब मैं बात कर रहा हूँ शिव मूर्ति पर। हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर शिव मूर्ति, और इसके लिए मैंने किताब चुनी है शिव मूर्ति जी का कहानी संग्रह केसर कस्तूरी, स्त्री विमर्श और आमजन की सशक्त कहानियां। अपनी कम कहानियों के बूते पर ही 8वें दशक से 90 दशक के कहानीकारों की पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त कर लेने वाले कहानीकार शिवमूर्ति का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राधाकृष्ण प्रकाशन से शिवमूर्ति का पहला कहानी संग्रह केसर कस्तूरी छपा है, जो आलोचकों और पाठकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संग्रह में कुल 6 कहानियां संग्रहित हैं। पहली कहानी कसाईबाड़ा शनिचरी के उस बेदर्द गांव की व्यथा कथा है जिसे कसाईबाड़ा उपमा दिया जाना सर्वथा उचित है। चर्चा है कि गांव के प्रधान जी अपने गांव की 10 युवतियों को आदर्श सामूहिक विवाह के वास्ते 10 शहराती युवकों को चुनते हैं और इस विवाह को वे बड़ी धूमधाम से करा चुके हैं। लेकिन पर्दे के पीछे का सत्य कुछ और है। दरअसल ये युवतियां पेशा करने के लिए शहर में बैठा दी गई हैं और जो उनके दूल्हे के रूप में लोग चुने गए थे वो केवल चेहरे थे, कठपुतली थे प्रधान जी के। यह खबर गांव के लीडर को लगती है तो वे युवतियों के अभिभावकों को भड़का देते हैं। लेकिन उन अभिभावकों में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपना घर परिवार देखकर घर में बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। शनिचरी ही ऐसी महिला है जो प्रधान जी की शिकायत करती है और उनके दुआरे धरने पर बैठ जाती है। यह कहानी मन्नू भंडारी के महाभोज की याद दिलाती है। कहानी अकाल दंड की नायिका सुरजी पर अकाल राहत बांटने आए सेक्रेटरी साहब की नजर है। निराश्रित सुरजी जब सेक्रेटरी के निकट होने को विवश होती है तो एक हिम्मत भरा निर्णय लेकर आतताई सेक्रेटरी को पुंसत्वहीन करके भाग जाती है। श्री उपमा जो कहानी का एडीएम यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमको आज की आधुनिक जिंदगी में कई स्थानों पर मिल जाता है। अपनी ग्रामीण पत्नी को छोड़कर शहरी लड़की से ब्याह करने वाला यह कृतज्ञ व्यक्ति उसी ग्रामीण स्त्री की मेहनत और खेती का धन अपनी किताबों और शुल्क के लिए मांग मांग कर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हुआ है, जिसके लिए वह सौतन लेकर आया है। केवल कहने के लिए सहज भाव से अपनी जगह दूसरी साक्षर पत्नी ले आने की बात कहकर पहली पत्नी लालू की माई तब स्तंभित रह जाती है जब वाकई उसके घर पति की दूसरी पत्नी घर में आ जाती है। तब कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। हाँ, जब बात सिर से ऊपर हो जाती है और पेट पूर्ति का साधन भी हाथ से निकलने लगता है तो वह अपने बेटे को एक चिट्ठी लेकर एडीएम के बंगले पर भेजती है। वह चिट्ठी पढ़कर कुछ क्षण को वह एडीएम जागता भी है, पर जल्दी ही सब कुछ भूल जाता है। ऐसे कृतज्ञ और अजीब तरह की आधुनिक मानसिकता के लोगों पर लिखी है कहानी बेहद सशक्त है, जो पाठक को मार्मिकता से भर देती है। चौथी कहानी भरतनाट्यम का नायक एक सिद्धांतवादी युवक है जो पहले अध्यापन और बाद में सचिवालय की नौकरी अपने जमीर के कारण छोड़ देता है। पिता की लगातार झिड़की, माँ और भाभी का तिरस्कार तथा पत्नी की दया दृष्टि में डूबा चूबा वह चुपचाप दिन निकाल रहा है कि ठीक उसी दिन जबकि वह राशन दुकान का लाइसेंस लेकर गांव लौट रहा होता है, उसकी पत्नी के किसी पराये मर्द के साथ भाग जाने की सूचना उसको मिलती है और प्रकट रूप से शांत रहता हुआ वह युवक जो अब तक की हुई चोटों से भीतरी तौर पर विचलित था,
बाहरी तौर पर भी पागल होकर भरतनाट्यम करने लगता है। त्रिया चरित्र शिव मूर्ति की चर्चित कहानी है, बल्कि सिग्नेचर कहानी है। इस कहानी के चरित्र, इसके प्रसंग इतने जीवंत और मनस्पर्शी है कि संपूर्ण कहानी एक सत्य कथा सी लगती है। अपनी कड़ी मेहनत से घर का खर्च चलाने वाली बिमली जाने किन किन से अपनी असमत बचाती अपने पति के इंतजार में है, जो कमाने के लिए बाहर गया है। पति अज्ञात परदेश गया हुआ है, जैसा कि प्रायः लोग जाते हैं। ससुर विश्राम कोना कराने के लिए अचानक टपक जाता है, तो बिमली के मजबूर माँ बाप बिमली को यह जानते हुए भी कि दूल्हा घर पर नहीं है, विदा कर देते हैं। बिमली की अछूती जवान देह भोगने हेतु कुत्ते सी लार टपकाता ससुर विश्राम जब बिमली के साथ विनती और बाद में जोर जबरदस्ती से काम नहीं निकाल पाता, बिस्तर पर उसका साथ नहीं पाता, तो वह पांसा पलट देता है। एक रात दूध में अफीम घोलकर चरणामृत के बहाने बिमली को जब उसका ससुर देता है, तो बेसुध और गाफिल बिमली नींद में ही लुट जाती है। विश्राम भागकर मंदिर में जा सोता है। बिमली अपने मायके को भाग निकलती है, लेकिन अपनी बदनामी से बचने के लिए बिमली का ससुर बिमली को उल्टा बताकर पंचायत इकट्ठी कर लेता है। यह हिंसक पंचायत बिमली को खोजती है। बिमली जिसके साथ छल हुआ है, पंचायत उसे पकड़ लेती है और जैसा कि खाप पंचायतों में होता है, अंत में जाकर बिमली के खिलाफ निर्णय लिया जाता है। यहाँ निर्णय लेने वाले गांव के पंच हैं, उसकी बिरादरी वाले पंच नहीं हैं, इसलिए यह कहानी खाप पंचायत से अलग है। पंचायत निर्णय लेती है तो बिमली को जानवरों की तरह दाग दिया जाता है। अंतिम कहानी केसर कस्तूरी एक ऐसी अबोध और सरल किशोरी की कहानी है जो जहां जाती है हंसी और ठहाके फैला देती है। अपनी मौसी के पति को वह पापा कहती है। पुत्री की तरह अपना हक समझकर खुद के लिए सामान से लेकर समय तक मांग बैठती है। जरूरत पड़ने पर पति के लिए नौकरी भी मांगती है, मगर किसी कारणवश उसके पति को नौकरी न दिला पाने वाले उसके मौसाजी जब केसर की ससुराल पहुंच जाते हैं, तो उसी कोमल युवती को दृढ़तापूर्वक अपनी गृहस्थी के मोर्चे पर लोहा लेती हुई देखते हैं। तमाम तरह के कलंक झेलती केसर अपने परिवार का पेट पाल रही है और पिता द्वारा चरित्रगत शंका उठाने पर सीधे कुछ न कहकर रात को आटा पीसते समय लोकगीत के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करती हुई रोती हुई केसर पाठक को भी द्रवित कर देती है। टुटई मड़ैया या जिंदगी बितौबे नाही जावे आन की दुआरी जी लंबी टेर से लेती हुई केसर अपने मौसा जी को संदेश देती है कि मैं जैसा भी है यहीं जीवन बिताऊंगी, किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाऊंगी। कहानी कला में मुख्य चीजें हैं कथानक कहने का ढंग, उसकी भाषा, उसके चरित्र और उसके दृश्य। कही जाने वाली बात में मौजूद कथा तत्व के ही कारण तो आज शिवमूर्ति सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं। वे फालतू के प्रपंचों में नहीं पढ़ते, सीधे सपाट ढंग से अपनी बात करते हैं, जिसमें आंचलिक बोली का पुट भी रहता है और शुद्ध खड़ी बोली भी। उनकी भाषा कहीं भी क्लिष्ट नहीं होती। गांव उनमें रचा बसा है, चाहे पात्रों के संवाद हों या फिर कहानीकार की निजी पंक्तियां। शिवमूर्ति का लहजा ठेठ ग्रामीण रहता है। उनके पास जो भाषा है वह अद्भुत है। किन भावनाओं में ग्रामीण पात्र किस उपयुक्त और गहन अनुभूत शब्दावली का प्रयोग करेगा, यह बात शिवमूर्ति जी को पूरी तरह पता है। इसलिए उनकी कहानी कहीं भी कृत्रिम नहीं लगती। उनकी कहानियां ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं, जिसमें हमें जीता जागता गांव मिलता है। स्त्री पात्रों के तो शिवमूर्ति कुशल चेतेरे हैं। इनके द्वारा रचे गए स्त्री पात्र पाठक को शिवमूर्ति की मानस संतान नहीं लगते, बल्कि हमारे आसपास जीवन जीती ऊर्जावान स्त्रियों में से ही कोई एक स्त्री उनकी कहानियों में आ विराजती है, चलती हुई अनुभव होती है
और प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई प्रतिमा अनुभव होती है। शिवमूर्ति की कहानियों की स्त्रियां परिश्रमी भी हैं और जागरूक भी। त्रिया चरित्र की बिमली, अकाल दंड की सुरजी, केशर कस्तूरी की केशर, भरतनाट्यम और श्री उपमा जोग के नायकों की पत्नियां ऐसी अविस्मरणीय स्त्रियां बनकर कहानियों में आई हैं कि पाठक के स्मृति पटल पर उनकी अमिट छवि अंकित हो जाती है। ये सभी स्त्रियां अपनी सहज हार नहीं मान लेती, बल्कि परिस्थितियों से बाकायदा लोहा लेती हैं। इनका जीवन, इनकी कर्मठता सराहनीय है। शिवमूर्ति की कहानियों पर बात करते हुए इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उनकी कहानियों में समाज का यथार्थ और उसके अनेक रूप होने के बाद भी प्रायः उनका मूल मुद्दा सेक्स रहता है। उनके पुरुष पात्र शरीर संसर्ग को प्रायः बेचैन दिखते हैं, जबकि स्त्री पात्र अपनी शुचिता बनाए रखने को जागरूक दिखती हैं। चाहे ऐसे पात्र अकाल दंड के सेक्रेटरी व सुरजी हो, चाहे त्रिया चरित्र में के ड्राइवर विश्राम और बिमली हो। इस मुद्दे से दो बातें प्रकट होती हैं। एक तो यह है कि शिवमूर्ति सेक्स को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। दूसरा यह है कि यौन शुचिता के मामले में उनके विचार शुद्ध भारतीय संस्कृति की परंपरा के हैं। दोनों मुद्दों पर अच्छी चर्चा और बहस की जा सकती है। शिवमूर्ति इन मुद्दों पर पूरे बोल्ड होकर लिखते हैं और यह उनकी एक और निजी विशेषता है। कुछ चीज़ों के बाद भी शिवमूर्ति की कहानी की पठनीयता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी हर कहानी पढ़ने योग्य और गुनने लायक है। इस संग्रह को ज़्यादा सुगंध वाले कई तरह के फूलों का एक मनोरम गुलदस्ता भी कह सकते हैं, जिसमें भाषा का माधुर्य है, चरित्रों की विविधता है, जीवंत चरित्रों के रहने का अंदाज है और वह शास्त्रीय किस्सा गोई है जो हिंदी कहानियों में लगभग खो चुकी है।